नमस्कार। ज्वलंत मुद्दों पर आधारित हमारी राय में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं राजीव। तो दोस्तों, देश की मौजूदा सियासत बड़े जोरदार तरीके से संकेत दे रही है कि 2024 में सत्ता के दरवाजे मोदी के लिए बंद हो रहे हैं। हाल ही में दक्षिण भारत से एक बड़ा झटका मोदी को लगा है। कर्नाटक से हारकर बीजेपी दक्षिण की अपनी एकमात्र सत्ता जो थी बची हुई, वो भी गंवा चुकी है, और जो बची खुची उम्मीद उसे तमिलनाडु से थी वो भी अब खत्म हो गई है। 2024 अभी आने में टाइम है, लेकिन 19 सितंबर 2023 को पीएम मोदी ने अपनी सरकार और बाकी सभी दलों के सांसदों के साथ संसद के नए भवन में प्रवेश कर लिया। यानी नई संसद का दरवाजा अपने लिए उन्होंने खोल लिया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि 2024 में फिर से इसी संसद में सत्ता पक्ष की तरफ से बैठने वाले सारे दरवाजे जो हैं, पूरे दरवाजे बीजेपी के लिए बंद हो चुके हैं। 2024 में बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आने का दावा कर रही है, आप सब जानते हैं। और अमित शाह जैसे नेता कह रहे हैं कि मोदी जी तीसरी बार भी पीएम बनेंगे, यानी आएंगे तो मोदी ही। लेकिन जनता तो मोदी और बीजेपी के सारे दरवाजे जो है वो बंद कर रही है और बीजेपी के जाने के इशारे देने लगी है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में क्या बीजेपी को किसी एक राज्य में जीत हासिल होगी? इस पर तमाम सर्वे और आंकड़े जो आ रहे हैं वो बताते हैं जी नहीं, आशंका दिख रही है। जनता मोदी का साथ छोड़ते हुए दिख रही है और अब मोदी के सत्ता में रहते हुए बीजेपी के सभी साथी अलग हो रहे हैं। आप जानते हैं कि मोदी जी को वन यानी एक वाला जुमला जो है वो बहुत पसंद है। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक भाषा, एक देश एक टैक्स, और ये वन करते हुए यानी कि एक एक करते हुए एनडीए में हालात ऐसे बन गए हैं कि केवल वन पार्टी यानी कि एक पार्टी बीजेपी बच जाएगी और बाकी सारे बड़े दल अलग हो जाएंगे। वैसे भी आप देख लीजिए, शिरोमणि अकाली दल अलग हो गया, शिवसेना अलग हो गई, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की बात कर रहा हूं, और जेडीयू जैसे बड़े दल भी बीजेपी का साथ छोड़ चुके हैं। और अब तमिलनाडु में बीजेपी की बची खुची उम्मीद जो थी वो एआईएडीएमके से थी, उसने भी तोड़ दी है इस उम्मीद को। एआईएडीएमके यानी जयललिता की पार्टी को ऐसा क्यों कदम उठाना पड़ा, इस बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह बताता हूं दोस्तों कि बीजेपी के नेता कैसे मोदी को हराने में लगे हुए हैं। आप जानते हैं कि बीजेपी की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष हैं अन्नामलाई। अन्नामलाई ने हाल ही में एआईएडीएमके के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ एक आपत्तिजनक बयान दिया है। अन्नामलाई ने कहा है कि 1956 में मदुरई में मुख्यमंत्री रहे सीएन अन्नादुरई ने हिंदुत्व का अपमान किया था, जिसके बाद उन्हें लोगों की नाराजगी की वजह से छिपना पड़ा और माफी मांगने के बाद ही वो मदुरई से निकल पाए। तो 1956 की बात अन्नामलाई को 2023 में क्यों उठानी पड़ रही है? और क्या पूर्व मुख्यमंत्री और बड़े द्रविड़ियन नेता के खिलाफ इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले अन्नामलाई ने कोई रिसर्च भी नहीं किया था? यह तो पता नहीं कि उन्होंने कोई रिसर्च की थी या नहीं, लेकिन इस वक्त ऐसी बात छेड़कर अन्नामलाई ने बीजेपी को फंसा दिया और मोदी के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। तमिलनाडु में एनडीए को जिंदा रखने वाली एआईएडीएमके ने अपने नेता के ऐसे अपमान पर बीजेपी को खूब खरी खोटी सुनाई है। एआईएडीएमके के वरिष्ठ नेता डी जयकुमार ने द्रविड़ नेता सीएन अन्नादुरई की आलोचना के लिए बीजेपी की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष के अन्नामलाई पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता दिवंगत मुख्यमंत्री का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। अन्नामलाई पहले ही हमारी नेता जयललिता की आलोचना कर चुके हैं। उस समय हमने अन्नामलाई के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था। उन्हें इस तरह की आलोचनाओं को रोकना चाहिए था। वो अन्ना, पेरियार और महासचिव की आलोचना कर रहे हैं। कोई भी काडर इसे स्वीकार नहीं करेगा। जयकुमार यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने यह भी कहा कि कल को हमें भी चुनावी मैदान में काम करना है, इसीलिए बिना किसी विकल्प के हमने भाजपा से अलग होने की घोषणा कर दी है। जयकुमार ने साफ कर दिया है दोस्तों कि अन्नामलाई अन्ना द्रमुक के साथ गठबंधन नहीं चाहते हैं। हालांकि बीजेपी कार्यकर्ता ऐसा चाहते हैं। क्या हमें अपने नेताओं की आलोचना बर्दाश्त करनी चाहिए? बीजेपी यहां कदम नहीं रख सकती। आपको अपना वोट बैंक पता है, आप हमारी वजह से जाने जाते हैं। यह बात जयकुमार कह रहे हैं दोस्तों, डी जयकुमार। और जयकुमार यहीं पर नहीं रुके हैं। जयकुमार ने कहा,
हम अब अपने नेताओं की आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकते। जहां तक गठबंधन की बात है तो ऐसा नहीं है, भाजपा अन्ना द्रमुक के साथ नहीं है। इस संबंध में फैसला केवल चुनाव के दौरान ही हो सकता है, यह हमारा रुख है। जरा जय कुमार की बातों पर गौर फरमाइए दोस्तों। आपको अपना वोट बैंक पता है, आप हमारी वजह से जाने जाते हैं। यहां जय कुमार ने आप शब्द बीजेपी के लिए इस्तेमाल किया है। दूसरे शब्दों में कहूं तो एआईएडीएमके ने बीजेपी को तमिलनाडु में उसकी हैसियत बता दी है कि आप हमारी वजह से यहां तमिलनाडु में जाने जाते हैं। अगर एआईएडीएमके का साथ नहीं है तो बीजेपी के लिए तमिलनाडु में पैर रखना भी मुश्किल हो जाएगा। तो कहां तो मोदी जी नई संसद में सेंगोल रखने से लेकर तमिल भाषा के मुद्दे तक को तमिल लोगों की भावनाएं भुनाने के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन उधर उनकी ही पार्टी के लोग उनके किए कराए पर पानी फेर रहे हैं। खैर, एआईएडीएमके ने तीखे तेवर दिखाए तो बीजेपी भी कहां पीछे हटने वाली थी। एआईएडीएमके के बयान पर तमिलनाडु बीजेपी के उपाध्यक्ष नारायण तिरुपति ने कहा है कि वो सही कह रहे हैं, यहां कोई गठबंधन नहीं है, गठबंधन हमेशा दो तरफा होता है। कुल मिलाकर दोस्तों, बीजेपी के बयान में उसकी अकड़ साफ नजर आ रही है। यह अकड़ अभी तो सत्ता के कारण है, लेकिन सत्ता जाते ही इस अकड़ का क्या होगा यह देखना दिलचस्प होगा। अभी तो जो खबरें चुनावी राज्यों से निकलकर सामने आ रही हैं, उनमें बीजेपी के लिए दो तरफा संकट दिखाई दे रहा है। राज्यों की सत्ता तो जा ही रही है। अब कहा जा रहा है कि अगर 5 राज्यों के चुनाव हार गए तो फिर बीजेपी के लिए 2024 में मजबूती से खड़ा हो पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बीजेपी की मुश्किल इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि गठबंधन राजनीति का भी धर्म मोदी निभा नहीं पा रहे हैं। जब से मोदी सत्ता में आए हैं, एनडीए के घटक दलों में बेचैनी है क्योंकि बीजेपी सबकी जगह हड़प रही है। और मोदी का हाल तो ऐसा है कि जब उनके कैबिनेट के मंत्रियों को सरकार में पूछ परख नहीं है तो फिर घटक दलों के नेताओं की बिसात ही क्या है। मोदी पर उनके राजनीतिक कार्यकाल में कई आरोप लगे हैं और उन्हीं में से एक गंभीर आरोप यह है कि मोदी अपने सिवाय किसी को महत्व देते ही नहीं है। बीजेपी के नेताओं की तो मजबूरी है कि वो यस बॉस कहें या यस साहब कहें, लेकिन घटक दल ऐसी मजबूरी में क्यों रहें। जैसे जेडीयू इंडिया का हिस्सा बन गया, शिवसेना ने विचारों में विरोध के बावजूद कांग्रेस का साथ दिया और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहां उन्हें विरोध के बावजूद सम्मान मिलता रहा। मगर बीजेपी में मोदी तो किसी का सम्मान करना ही नहीं जानते और वही काम उनकी राज्य इकाइयों के लोग कर रहे हैं। लेकिन तमिलनाडु में बीजेपी की धौंस नहीं चली और एआईएडीएमके ने बीजेपी से सारे रिश्ते तोड़कर उसे उसकी हैसियत बता दी है। दरअसल एआईएडीएमके ने जो तमिलनाडु में किया है वैसा ही कुछ नए संसद भवन में आज कांग्रेस ने कर दिया। मोदी ने गणेश चतुर्थी का दिन नए संसद में काम शुरू करने के लिए चुना था। पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल से लेकर नई संसद में पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में बड़ी बड़ी बातों वाले मोदी ने भाषण दिए, लेकिन देश को यह नहीं बता पाए मोदी जी कि इस नई संसद से आखिर मोदी ऐसा कौन सा बदलाव ला पाएंगे जिससे देश का भला होगा। मोदी इधर उधर की बातों में सदन को उलझाते रहे, लेकिन लोकसभा में और राज्यसभा में कांग्रेस नेताओं ने मोदी को चारों खाने चित्त कर दिया। आइए पहले सुनते हैं अधीर रंजन चौधरी के भाषण के कुछ अंश को, सुनिए जरा। सर, मैं सर्वप्रथम हमारे प्रधानमंत्री जी और आप सबके सामने मैं एक बात कहना चाहते हैं, जो भी करे आप लोग ये मान के चलिए कि हमारे लिए संविधान सर्वोपरि है। ये संविधान मान लीजिए हमारे लिए गीता, कुरान और बाइबल से कमी नहीं है। ये संविधान जिसमें लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल्स। हम भी चाहते हैं कि सत्य की मार्ग पर हम आगे निकले और हमारे देश को सारे दुनिया में हम रोशन करें। तो लोकसभा में कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने मोदी को संविधान की न केवल याद दिला दी बल्कि शक्ल भी दिखा दी, प्रस्तावना पढ़कर सुना दी और बता दिया कि वी द पीपल का मतलब क्या होता है। वही महिला आरक्षण पर मल्लिकार्जुन खड़गे जो
विपक्ष के एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में, उन्होंने बता दिया कि मोदी सरकार जिस बिल को ला रही है वो पहले से कांग्रेस की सरकार द्वारा लाया जा चुका है और इसे राज्यसभा में 2010 में पारित भी कर लिया गया था। तो दोस्तों, मोदी जी ने तो पूरी कोशिश कर ली थी कि सेंट्रल विस्टा के पहले दिन को अपने नाम लिखा लिया जाए, लेकिन कांग्रेस ने मोदी के ये मंसूबे कामयाब नहीं होने दिए। संविधान से लेकर इतिहास तक सबकी याद कांग्रेस ने दिला दी और मोदी के लिए ऐसी घेराबंदी कर दी कि वो चाहकर भी इससे निकल नहीं सकते हैं। कांग्रेस की घेराबंदी इंडिया के जरिए चुनावी मैदान में भी हो रही है। एनडीए का कुनबा छोटा हो चुका है और अब बाकी साथी भी बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं। तो 2024 के चुनाव आते तक बीजेपी शायद अकेले या कुछ एक छोटे मोटे दलों के साथ मैदान में उतरेगी, जबकि इंडिया का दायरा बढ़ता हुआ दिख रहा है। मोदी चारों खाने चित्त होंगे, माहौल फिलहाल ऐसा ही बनता हुआ दिख रहा है। आगे आगे देखिए होता है क्या। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।